अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन दोनों क्या एक ही चीज़ें हैं? जो पिगमेंटेशन है एक्चुअली एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है और उसका एक पार्ट जो है वो मिलाज़मा है। ओके। पिगमेंटेशन किसी किस्म की हो सकती है। जैसे एक्नी जो होती है, जब वो हील होता है उसका दाना, तो उसके बाद जो निशान छूट जाता है उसे भी हम पिगमेंटेशन कहते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि मेल्स के यहाँ पे ब्लैक जो होती है पूरी की पूरी लाइन बनी होती है, उसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ओके। उनके मोटापे की वजह से हो रही होती है, शुगर की वजह से हो रही होती है, उसको भी पिगमेंटेशन कहा जाता है। फिर इसके अलावा कई लोग जो हैं हेयर डाई यूज़ करते हैं, तो हेयर डाई जब वो यूज़ करते हैं उसके बाद उनको उसका सही तरह से हेड वॉश करने का तरीक़ेकार नहीं पता होता, तो वो जब हेड वॉश करते हैं तो पानी के साथ साथ वो जो केमिकल्स आते हैं तो पूरी की पूरी एक लाइन बन जाती है, वो भी एक पिगमेंटेशन है। फिर जो मिलाज़मा है ये भी इटसेल्फ एक पिगमेंटेशन है। तो इस वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है और जो मिलाज़मा है वो इसका हाइपर पिगमेंटेशन का एक पार्ट है। ठीक है। मेलाज़्मा और फ्रेकल्स जो हैं वो सेम होते हैं? जी, शुरुआत जो होती हैं वो एक्चुअली होती हैं फ्रेकल से, जो कि छोटे होते हैं, बिल्कुल लेस देन 1 सेंटीमीटर्स होते हैं। वो छोटे छोटे से दाने जो होते हैं जो कि बिल्कुल सिर्फ पिगमेंटेशन होती है, हल्का हल्का सा, जिसको आप कह लें कि धब्बा होता है, वो जब मिल जाता है पूरे का पूरा एक पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा बन जाता है, तो उसको फिर मिलाज़मा कहा जाता है। सही हो गया। अच्छा, ये हमने जो अपनी स्किन पर एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, कोई भी क्रीम्स यूज़ की होती हैं या फिर एक्सपायर मेकअप यूज़ किया होता है, उससे भी ये बन जाते हैं? ये रीसेंट जो स्टडीज़ हैं वो ये डिपिक्ट करती हैं कि हार्मोनल और जेनेटिक्स फैक्टर्स के अलावा भी ये हम जो डेली लाइफ में मेकअप यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इवन के जो मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे वो वाले मॉइस्चराइज़र्स जिनके अंदर खुशबू होती है, सेंटेड होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत इचिंग की वजह से या उनकी थोड़ी बहुत जो इरिटेशन है उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर मिलाज़मा जो है वो हो रहा है। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं फिर जैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इवन आपने वो भी कंसीडर कर लिया मॉइस्चराइज़र, जी। इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट्स वगैरह हमने इस्तेमाल करने ही करने हैं, किन चीज़ों से एहतियात कर ली जाए कुछ भी ख़रीदते वक्त? देखें, कोई भी आपने प्रोडक्ट लेनी है तो उसमें आपने ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिस पे हमने एक पूरे प्रोग्राम में हमने बहस की थी कि उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ख़ास तौर पे जिनके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो इरिटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कॉमनली जो अवॉइड करते हैं हम लोग, जैसे सल्फेट से हम लोग अवॉइड करते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग जो है PBAs होते हैं उनसे अवॉइड करते हैं। फिर इसके अलावा जो है कुछ जैसे मैंने आगे बात की फ्रेगरेंसेस हैं उनसे अवॉइड करते हैं। ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत आपकी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन प्रोन है, बाज़ लोग थोड़ी सी चीज़ लगाते हैं उनको उससे इरिटेशन हो जाती है या उससे उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उनको चाहिए कि वो नेचुरल जो मॉइस्चराइज़र्स हैं उनको शामिल कर लें अपनी डेली रूटीन में। जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स हैं, देखें उसमें एक बहुत बड़ी जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास एलोवेरा जेल की है। उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इवन के डीपिगमेंटेशन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम उसको एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और एज आ ट्रीटमेंट मोडेलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो सदियों से यूज़ होता आ रहा है, उसको हम एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसका मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट जो है वो बाकी सारे मॉइस्चराइज़र्स की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन शायद ये ऑयली स्किन वालों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी, वही मैं बात करने लगा था कि अगर जो है वो आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही, तो उसको फिर आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्नी वाला बंदा है, वो ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को यूज़ करना चाह रहा है, तो वो उसकी क्वांटिटी कम रख ले, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो एलोवेरा जेल यूज़ कर ले। और अगर उसको फिर भी थोड़ा बहुत ऑयल आ रहा है, सीबम आ रहा है, तो उसके साथ वो हल्का फुल्का कोई
एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड वो आते हैं, फेस वॉशेस आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। या अगर लेमन के 2-4 कतरे उसके अंदर मॉइस्चराइज़र के अंदर यूज़ कर ले तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। पिगमेंटेशन या फ्रिकल्स वगैरह के लिए एलोवेरा डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश एलोवेरा? फ्रेश एलोवेरा बहुत अच्छा जो है मॉइस्चराइज़र है, और इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो बाज़ लोग तो इसको सन ब्लॉक से पहले भी अप्लाई करते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो कोशिश करें कि उसका पहले पैच टेस्ट कर लें। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कि ख़ास तौर पे ड्राई स्किन वाले होते हैं, उनको एलोवेरा जेल जो है वो सूट नहीं करती, तो ऐसे में कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करें वो पहले उसका थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें। जैसे आपने कॉटन बड उसको टच किया, स्किन पे लगा लिया या ईयर्स की बैक साइड पे लगा लिया, और उसको आप एक दिन पहले अप्लाई करें, 2-3 घंटे तक उसको वेट करें, या 24 आवर्स के लिए भी वेट कर सकते हैं कि उससे आपको एलर्जी होती है या नहीं होती। सही हो गया। अच्छा, हम मिलाजमा देखते हैं, मुझे नहीं लगता किसी क्रीम वगैरह से जाती है, उसमें स्टेरॉइड वगैरह कुछ लगा दिए जाएं तो कुछ टाइम के लिए वो थोड़ी कम हो जाती है, या फिर थोड़ा टाइम के लिए हमें लगता है ख़त्म होगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है। और बहुत सारे लोग जो है इसके ट्रीटमेंट्स वगैरह भी लेते हैं, लेज़र्स वगैरह भी लेते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। मिलाजमा जो है इट इज़ एक्चुअली कंट्रोलेबल। इसको अगर कोई ये कहे कि आपको वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। हमेशा हमेशा के लिए आमतौर पे बड़े बड़े जो इश्तिहारात हैं उनमें लिखा जाता है 7 दिनों में, 2 हफ्ते में आपकी छाइयों का ख़त्म। वो आपकी छाइयों के साथ साथ आपका स्किन भी ख़त्म कर देंगी, बल्कि आपको भी ख़त्म कर देंगी। इस वजह से जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में पहले पढ़ लें। ऐसा जो भी इलाज करता है कि मैं आपकी जो है जवानी 7 दिनों में वापस आ जाएगी, मिलाजमा 7 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, बालों का गिरना, एक्सेप्शनल जो भी क्लेम्स किए जाते हैं, जी, जो भी ऐसा एक्सेप्शनल सा क्लेम हो उसके बारे में पहले अच्छी तरह से स्टडी करें। और अगर आपका उस कंपनी से डायरेक्ट जो है कोई राब्ता हो सकता है तो उनसे पूछें कि कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करें जिनके अंदर सारी साइंस जो है वो लगी हुई है साल हर साल से, और उनको ऐसे केमिकल्स नहीं मिल पा रहे जो 7 दिनों में या 2 हफ्ते में वो ख़त्म कर पाएँ। वो अगर साइंस को देंगे, साइंस शायद उनको उससे ज़्यादा जो है डॉलर्स पे कर देगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो वाइटनिंग क्रीम्स जो स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं उसको जब छोड़ देते हैं तो भी उनकी स्किन पर जो मिलाजमा है वर्स हो जाता है, वो एक पैच से मुझे लगता है पूरी स्किन पर फैलना शुरू हो जाता है, जैसे आपने कहा कि नक्शा बन जाता है। स्टेरॉइड बेस्ड जो भी क्रीम होगी उसका पहले 2 हफ्ते बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या होता है, जैसे हम अप्लाई करते हैं स्टेरॉइड वहाँ पे स्किन के अंदर खून की सप्लाई फ़ौरन कम करता है। जैसे खून की सप्लाई कम होती है हमारा चेहरा वाइट होता है, येलो होता है, हम समझना शुरू कर देते हैं कि हम साफ हो रहे हैं, साफ हो गए, हम प्यारे हो गए हैं। अच्छा, वो खून की सप्लाई 2 हफ्ते या हफ्ता या 10 दिन या 20 दिन जब उसके बाद वो कम होना शुरू होती है तो स्किन की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। जब स्किन की ग्रोथ रुकती है तो वो रिटार्डेशन उसमें शुरू हो जाती है, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। जिनकी बहुत मोटी स्किन होती है उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनमें कोई मंथ्स लग जाते हैं। जिनकी स्किन नॉर्मल होती है उनमें आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते के बाद। तो जब स्किन पतली होना शुरू होती है, उसको खून की सप्लाई कम होना शुरू होती है, तब स्किन डेड होना शुरू होती है। उसमें फिर क्या होता है, हमें हर तरह की चीज़ जो है उससे एलर्जी होना शुरू हो जाती है, धूप से, चूल्हे से। और इसके अलावा क्या होता है कि थोड़ा सा हमने खारिश किया, वहाँ पे निशान बन गया। इसी तरह खून की नालियाँ प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, स्पाइडर वेन्स नजर आ रही होती हैं, जी बिल्कुल, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। फिर वो हम एक मसले को ठीक करते करते 15 और मसाइल जो हैं उसके शिकार हो जाते हैं। उससे अल्टीमेटली जो है वो मिलाजमा भी वर्स होता है, एक्नी भी निकलती है, और जैसे आपने बताया स्पाइडर वेन्स वगैरह वो भी वाज़ेह होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर शहबाज, हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हमने क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है, सीरम्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मिलाजमा जो है ना कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा। फिर हम आ जाते हैं लेज़र्स वगैरह पे, उधर से भी ये कहा जाता है कि 110% ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये 50% ख़त्म होता है, फिर उसके बाद आफ्टर केयर ही करना पड़ती है। क्या ये बात दुरुस्त है, यहाँ ख़त्म हो जाती है? जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता उसके मल्टीपल इलाज होते हैं, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। बाज़ लोगों को जो है बहुत अच्छी क्रीम है जिसको हम हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, वर्ल्ड वाइड जो है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर मिलाजमा। बाज़ लोगों को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा होता? क्योंकि वो घर पे जो उन्होंने मिक्स क्रीमें बनाई होती हैं उसके अंदर वो 6% 8% खुद ही बना बना के यूज़ करके आए होते हैं। उसके बाद वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें डिफरेंट जो हैं वो सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो उनको कंबाइन करना पड़ता है। बाज़ औक़ात क्रीम्स जो हैं अगर वो काम नहीं कर रही तो हमें फिर
दूसरा जो हमारी मोडेलिटी आती है दैट इज़ केमिकल पील, जो कि सेफेस्ट है और सदियों से इन फैशन है। इवन के हमारे जो मुग़ल शहनशाह या उनकी जो वो वाइफ्स होती थी वो भी यही यूज़ करती होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि वो बाथ लेते होते थे, मिल्क के अंदर बाथ लेते थे। मिल्क के अंदर एक्चुअली देयर इज़ एन एसिड विच इज़ नोन एज लैक्टिक एसिड, वो जो है वो स्किन को हल्का हल्का सा पील करता है। आजकल हम लोग उसी लैक्टिक एसिड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके इन फॉर्म ऑफ केमिकल पील्स हम लोग वो चेहरे पे अप्लाई करते हैं। तो केमिकल पील जो है उसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली इट टेक्स अराउंड 6 to 12 मंथ्स कि हमें विजिबल रिजल्ट्स उससे आते हैं। इस वजह से लोगों को थोड़ा सा तहम्मुल से अगर इस तरह का ट्रीटमेंट करवाते रहें तो उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर जैसे आपने बात की, अगर इससे भी फ़र्क ना पड़े तो फिर मीज़ोथेरेपी आ जाता है, या जो है बूस्टर्स आ जाते हैं जिनमें विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और ट्रानेक्सामिक एसिड्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन आता है, उसको इंजेक्ट करते हैं। उसकी इंजेक्शन की जगह पे जहाँ जहाँ पे उसको इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं और दूसरा पिगमेंटेशन जो होती है वो कंट्रोल हो जाते हैं। फिर अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो हम लोग जाते हैं क्यू स्विच लेज़र्स की तरफ, जो कि क्यू स्विच एंडी यैग लेज़र यूज़ होता है। उसको हल्की उसकी एनर्जी पे रख के तो हम जो मेलानिन होता है जहाँ से प्रोडक्शन इसकी होती है उन सेल्स को हम ब्रेक करते हैं। वो जब सेल्स ब्रेक होते हैं तो उनका फिर हमारी बॉडी जो है उसको क्लियर अप करती है। जब वो क्लियर अप होता है इट्स एग्जैक्टली द सेम मैकेनिज्म जैसे हम एक टैटू बना होता है, टैटू को ब्रेक करते हैं तो हमारी बॉडी फिर उसको क्लियर करती है। इसी तरह हम जो मेलानिन है इसको फ्रेगमेंट्स में उससे लेज़र से तोड़ते हैं, उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी उसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करती है, तो उससे भी बहुत हद तक मुलाजमा से छुटकारा हासिल हो जाता है। लेकिन फिर वही बात कि इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। सही हो गया, मतलब कंक्लूजन यही है कि इसको हम मेंटेन कर सकते हैं या फिर आफ्टर केयर इसकी अच्छी कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होती है। अच्छा, जब भी हम कोई क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं मेलाज़मा को ख़त्म करने के लिए, एक्ने को ख़त्म करने के लिए, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो कितने टाइम तक हमें वो लगाने चाहिए और कितने टाइम के बाद उसको हमें छोड़ देना चाहिए? अगर आपने मुझे कोई क्रीम लिख कर दी है, मैं उसको लगाती ही रहती हूँ, ताकि वैसे मैं बता रही हूँ कि किसी भी डॉक्टर ने अगर कोई रिकमेंड किया तो उसको वो यूज़ करते रहते हैं जब तक वो क्रीम जो है अपना असर करना ही ना छोड़ दे। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कोई भी चीज़ होती है जो हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो एफिकेसी होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होती जाती है। जैसे मैं अगर किसी बंदे को एक शैम्पू लिखता होता हूँ तो मैं उसको 5-6 शैम्पूज़ लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ एक के साथ स्टिक नहीं करना। अगर एक आप 2 से 3 महीने 4 महीने यूज़ करेंगे तो उसकी एफिकेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको उसका जो रिस्पॉन्स है वो आना बंद हो जाएगा। इस वजह से वो दूसरा शैम्पू, फिर तीसरा, फिर चौथा, उनको आप सर्कुलेट करते रहें। इसी तरह जो वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते रहें तो उसका क्या होता है, उसकी एफिकेसी कम पड़ जाएगी और आप फिर कहेंगे कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्विनोन से फ़र्क पड़ रहा है, तो जब उससे फ़र्क अच्छा पड़ गया तो कोशिश करें कोजिक एसिड वाली क्रीम्स पे चले जाएं। अगर कोजिक एसिड्स वाली से आपको अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, उससे मेंटेन करें, थोड़े अरसे के बाद एज़ैलिक एसिड पे मूव ऑन कर जाएं। अगर उससे फ़र्क पड़ रहा है, उससे मेंटेन हो रहा है, तो उसको आप जो है विटामिन सी को फिर उसके साथ या तो कंबाइन कर सकते हैं या सेपरेटली आप यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज़ द यूज़ ऑफ अ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक साथ में रखें जी। अच्छा, अल्फा आर्ब्यूटिन भी बहुत सारे लोग जो है मेलाज़मा के लिए या स्किन पैची होने की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्विनोन और अल्फा आर्ब्यूटिन सेम चीज़ है? जी। अल्फा आर्ब्यूटिन जो है एक्चुअली ये हाइड्रोक्विनोन का ही डेरिवेटिव है। इसके सिर्फ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, लेकिन इसका काम वही है जो हाइड्रोक्विनोन का है। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन जो है ना, बहुत सारे लोग जो वाइटनिंग क्रीम्स जैसे आपने कहा ना, उस पर बहुत ज़्यादा मिक्स करके लगाते हैं। जी। उसके बाद ये स्किन को रेड कर देती है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना मेरे सामने हो चुके हैं कि डायरेक्टली स्किन पर इसको अप्लाई कर देते हैं बहुत सारे लोग स्किन पर। हाइड्रोक्विनोन जो है उसका बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है। जब इरिटेट करता है तो थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है, और जब रेडनेस आती है तो आप जैसे ही सन का एक्सपोजर होता है या हीट का एक्सपोजर होता है तो ये उस जगह पे क्या करता है
ये उस जगह पे आपके इन्फ्लेमेशन कर देता है, रेडनेस कर देता है, एरिथीमा कर देता है। उसकी वजह से एक्चुअली ये बर्न करता है स्किन को, और जब बर्न हो जाता है, एक तो छाई का निशान था, दूसरा बर्न का निशान, फिर वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। इवन के जो हाइड्रोक्विनोन है उसका एक अपना साइड इफ़ेक्ट है कि अगर इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये पिगमेंटेशन मोर वर्स करेगा। अच्छा, सही, मतलब अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे तो मज़ीद उसको वर्स कर देता है। उसको उक्रोनोसिस कहते हैं। उक्रोनोसिस एक पिगमेंटेशन की टाइप है जो कि बहुत ज़िद्दी होती है और वो ठीक नहीं होती। वो एक्चुअली होती ही हाइड्रोक्विनोन की ओवर कंजम्पशन या ओवर यूजेज की वजह से होती है। अच्छा, बहुत सारे सीरम्स जो हैं हम यूज़ तो करते हैं मिलाज़मा के लिए, हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन हो रही है उसके लिए, तो क्या हमें स्किन के उसी हिस्से पर वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? हम पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली ब्राइटन तो पूरा फेस होता है, फिर वो पैच ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है हमें। जी, जहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम है, अगर तो सन ब्लॉक है तो आपको सारे चेहरे पे यूज़ करना चाहिए। अगर जो है वो पिगमेंटेशन है तो आपने सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, उतने एरिया पे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, जिनके चेहरे पे मिलाज़मा या पिगमेंटेशन ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एग्रावेट करता है। ओके। एक तो इसका अपना स्ट्रेस है, दूसरा लोग जो हैं वो वैसे पहले स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल होता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को आपने कोप करना है कि इसको जो है आपने बीमारी नहीं समझना, बल्कि इट्स अ कॉमन स्किन कंडीशन। जिस तरह हम लोग कहते हैं फुलबेरी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, अनटिल अनलेस उसके कोई इंटरनल अल्लाह ना करे उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएं। उसको हमने एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि हमारे स्किन पे आ गया है, तो अभी हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि वी हैव टू लिव विद इट। दूसरी बात ये कि उसके लिए घर पे टोटके अपनाने से बेहतर है किसी क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करें कि इसके लिए कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं और कौन सी इफ़ेक्टिव हैं। फिर इसके अलावा घर पे जो चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है और हमने फॉलो करनी है, एक तो ये कि हमने सन ब्लॉक जो है घर के अंदर भी लगाना है। ख़ास तौर पे अगर हम मोबाइल की लाइट यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, घर के अंदर जो लाइट यूज़ हो रही है वो भी नुकसानदेह, तो उसमें भी हमने सन ब्लॉक यूज़ करना है। विंडोज़ से जो लाइट आ रही है उसमें भी सन ब्लॉक यूज़ करना है। और अगर हम बाहर जाते हैं तो सन ब्लॉक के अलावा मैंने जैसे मल्टीपल टाइम्स कहा कि हमने या तो फेस को कवर करना है जैसे फेस मास्क की एप्लीकेशन से, या जो है ब्रिम्ड हैट्स पहने, या इसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि जहाँ पे शेडेड एरियाज़ हैं वहाँ पे हम लोग खड़े हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सन डैमेज हो सके एहतियात जो है वो सन डैमेज से बचा सकें। क्योंकि हमारी जो एशियंस की स्किन है इसके अंदर जो मेलानिन पाया जाता है, दैट गिव्स अस प्रोटेक्शन अबाउट 15 SPF। 15 SPF तक वो हमें प्रोटेक्शन देता है। बाकी हमें जो एक्चुअली चाहिए वो 30 SPF से ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 30 SPF वाला सन ब्लॉक या 50 SPF वाला वो अप्लाई करना चाहिए। एक तो वो करना है। फिर उसके अलावा ये कि अपनी जो हमारी रूटीन है उसमें हमने जब भी मेकअप अप्लाई करना है या कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करनी है तो रात को उसको अच्छी तरह से क्लींस करके फिर हमने सोना है। और उसके ऊपर अगर ड्राई है हमारी स्किन तो हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, और अगर ऑयली है तो उसको हमने वैसे ही किसी ऑयल बेस्ड क्लींजर या जो है किसी अच्छे से क्लींजर से हमने साफ़ करके सोना। सही हो गया। बहुत सारी ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना मिलाज़मा या जिनकी स्किन पर फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, उसकी रीज़न क्या है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं या उसके बाद कुछ लगाना पड़ता है? जो हार्मोनल इसकी कॉजेज़ हैं वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिनके अंदर ये आम तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान शुरू होती है। वो बाज़ औक़ात तो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग जो पेशेंट्स को हार्मोन्स यूज़ करने के लिए देते हैं उससे बनती हैं, और बाज़ औक़ात जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी स्पाइक्स आने से बनती हैं। और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो बहुत कम लोगों में देखा गया कि वो ख़त्म होती हैं, उसके बाद भी वो परसिस्ट करती हैं। तो इस वजह से उसका इलाज जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर ही शुरू हो जाना चाहिए, ताकि उसके एडवर्स जो इफ़ेक्ट्स हैं या आफ्टर प्रेगनेंसी उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम बच सकें। तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान क्या इसका इलाज हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखें जो सेफेस्ट है वो है टॉपिकल क्रीम्स हैं, उसमें अज़ैलिक एसिड और इसके अलावा कोजिक एसिड वो सबसे जो है सेफ़ है। विटामिन C सेफ़ है। फिर इसके अलावा जो सन ब्लॉक्स हैं उसमें
मिनरल बेस्ड जो कि जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंटेनिंग सन ब्लॉक्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। विटामिन सी जो है वो पिगमेंटेशन को बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है। अगर हम खाना अच्छा लेंगे, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स ले लें, मौसमी जो भी फल हैं वो लेंगे, उनमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उससे ये जो छाइयाँ हैं ये इम्प्रूव हो जाएंगी और इवन कि हम इससे इनकी बढ़ोतरी से भी बच सकते हैं। फिर उसमें ठीक हो गया सर, आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो आपका डाइट है। डाइट बेहतर करें और आपकी जो डाइट है और आपका जो पानी है वो आपकी स्किन को ग्लो करेगा, उसको हाइड्रेटेड रखेगा। इसके अलावा जो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कोशिश करें किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ करें जो कि मल्टीनेशनल हो, और इसके अलावा तरह तरह के तजुर्बे करने से परहेज़ करें। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ भी जाती है तो उसका फिर प्रॉपर बंदे से इलाज करवा लें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। और मैं भी ये कहना चाहूँगी जो डॉक्टर शहबाज ने कह दिया कि अपनी स्किन पर तजुर्बे जो हैं बिल्कुल भी ना किए जाएं, क्योंकि वो वर्स हो सकते हैं।